नमस्कार साथियों, आज हम आरएस की जो परीक्षा नज़दीक है तो उसको लेकर हमारा जो रणनीति है कि हम इस 25 दिनों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और सेलेक्ट जो हमने टॉपिक किए हैं, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं डॉक्टर सरला निवेदन करना चाहूँगी कि आप इसको जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं उनको बार बार देखें और समझे और डेटा याद करें ताकि आप कम समय में अपना सिलेक्शन पा सकें। देखिए, जो हम पहले आज हमारे संविधान के बारे में चर्चा होगी कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे 1773 का रेगुलेट एक्ट है, उसके उससे ही पूछ लिया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी। तो आपको डायरेक्ट देना है 1773 के रेगुलेट एक्ट के तहत की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, देखिए या तो वो डेट पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ, तो 1784 में वारेन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण करने के लिए पिट्स इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रावधान निम्न थे। 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड हो जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके जो सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। इसके जो सदस्यों में एक सदस्य ब्रिटेन का वित्त मंत्री जो चांसलर ऑफ एक्सचेंजर कहलाता था। दूसरा सदस्य जो विदेश सचिव तथा 4 अन्य जो सदस्य थे वो सम्राट के द्वारा प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाते थे। भारत में जो गवर्नर जनरल की परिषद की जो सदस्य संख्या होती थी, इसमें वो 4 होती थी, से घटकर 3 कर दी गई। इन 3 में से भी एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया। मद्रास तथा बम्बई के जो गवर्नर की सहायता के लिए जो 3 सदस्यों की परिषदों का गठन किया गया ना, 3 सदस्य परिषदों का गठन किया गया। तो सीधा सीधा ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। या वो डेट से भी पूछ सकते हैं पिट्स इंडिया कब लागू हुआ, तो आपको रटना है, इनको अच्छी तरह से याद करना है। 1784 एक्ट इसी के साथ है कि भारत में जो कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को के ऊपर मुकदमे चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें हम आपको पहले बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1773 का रेगुलेट एक्ट। 1833 एक्ट में सीधा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कब कर दिया गया या कौन से एक्ट के तहत किया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया है कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 की डेट भी पूछ लिया जा सकती है। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 इसमें किया गया था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल एक हो गए थे और बंबई को कानून बनाने की शक्ति समाप्त करके एक सह परिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो सीधा सीधा सुमेलित में भी मैच में भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या था कि भारत में जो दास प्रथा थी उसको गैर कानून घोषित कर दिया गया और 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ। किसके समय? वारेन ब्रिटिश के। तो ये मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह से भी, जब 1858 में क्राउन ने भारत सरकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व ग्रहण किया तो सभी शक्तियां विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय का केंद्रीकरण हो गया था और भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और परिषद की स्थापना हो गई थी। ये चीज भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि कई थोड़ा सा हो सकता है वो आरएस आपको बना रहे हैं तो कथन और रीजन, कथन और कारण में आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देके वो पूछ सकते हैं। 1853 का चैप्टर क्या था? 1853 का चार्टर अधिनियम बंगाल के लिए एक प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई।
कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। अब सीधा क्वेश्चन पूछा कि प्रतियोगी परीक्षा की जो बात की गई थी वो कौन से एक्ट के तहत की गई थी। तो प्रतियोगी परीक्षा की जो बात की रखी गई थी वो 1853 के चार्टर एक्ट में ही की गई थी और निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 कर दी गई थी। ये है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। 1858 का एक्ट पढ़े भारतीय शासन अधिनियम, तो भारत का शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव का चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया और सिविल सेवा में नियुक्तियों हेतु यहाँ खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने लगी। यानी कि वो कौन सा एक्ट था जहाँ सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता के माध्यम से लिया जाने लगा, तो 1858 का चार्टर एक्ट अधिनियम। अब गवर्नर जनरल क्राउन का प्रतिनिधि हो गया, जो अब गवर्नर जनरल क्राउन का जो प्रतिनिधित्व हो गया और उसे हम वाइसराय की उपाधि मिली गई थी। तो 1858 का जो चार्टर एक्ट उभर के आया वो यही था कि यहाँ जो सिविल सेवा की परीक्षा वो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होने लगी। फिर आपसे ये पूछेगा मैच में कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ। भारतीय शासन या खुली प्रतियोगिता 1858 एक्ट के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का में क्या था, तो बंगाल में जो 1862 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत थे वो पंजाब 1897 विधान परिषद का गठन किया गया। भारतीय परिषद को कानून निर्माण के प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा और 1892 इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 सदस्य दिनकर राव, अब ये 3 सदस्य लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से 3 सदस्य दिनकर राव, पटियाला के महाराज और बनारस के राजा को विधान परिषद में मनोनीत किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली की सदस्यता प्रारंभ की गई। यानी कि जो भारत परिषद अधिनियम है 1861 में, वहां पोर्ट प्रणालियों की मान्यता दी गई थी। वो कौन सा एक्ट है जिसमें पोर्ट प्रणाली को मान्यता दी गई, तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। एक बार और मैच में सही संगत कीजिए, या तो पूछेगा कि 1773 एक्ट में क्या बात की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और पिट्स इंडिया 1784 में गठित किया गया और 1853 में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया और उस 1833 में दास प्रथा को गैर कानून घोषित किया गया और 1853 में प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई और 1858 में यह प्रतियोगिता परीक्षा खुली परीक्षा के सिविल जो सेवाएं परीक्षा थी वो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से करवाई जाने लगी। और जो 1861 की बात करें तो वहाँ विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। बंगाल है, पंजाब है, बंगाल विधान परिषद 1862 और पंजाब विधान परिषद 1897 में। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1892 में। विधि निमात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया था। देखो सीधा से विधि निर्माण निमात्रण निर्माण संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट में, बजट पर बहस करने का अधिकार। बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, थोड़ा डीपली पूछे जाते हैं लेकिन कठिन नहीं होते हैं। तो इसमें आपको करना है भारत परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, अब ये वेरी मोस्ट है जिसे हम मार्ले मिट्टो भी कहते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 तो भारतीय जो परिषद अधिनियम है जिसे हम लॉर्ड मार्ले मिंटो के नाम से भी जाने जाते हैं, तो लॉर्ड मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर प्रतिनिधित्व और लोकप्रियता के क्षेत्र में किए गए सुधारों का समावेश 1909 भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया। और इस जो 1909 यानी भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसमें क्या था, जो पृथक निर्वाचन की बात की गई थी और इसी पृथक निर्वाचन की वजह से ये मार्ले मिंटो चर्चित रहा और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत मिली। मुसलमानों को केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार मिला और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी में एक भी भारतीय सदस्य न होने की वजह से ये
जो 1909 का एक्ट बहुत चर्चित रहा और प्रथम जो सदस्य थे इसके वो सत्येंद्र सिन्हा थे। ये पहला जब उस टाइम का मार्ले-मेट्टो एक्ट के बारे में डीपली क्वेश्चन पूछा जाए कि उसका जो पहला सदस्य था वो सत्येंद्र सिन्हा था को नियुक्त करने किया गया था। तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि 1909 की वो महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो पृथक निर्वाचन की बात इसमें रखी। इस मेज में भी यही है 1909 क्या है मार्लो-मेट्टो और दूसरा आपको देना है पृथक निर्वाचन की बात रखी गई। अब भारत शासन अधिनियम 1919 वेरी मोस्ट मॉन्टेग्यू चेम्बर्सफोर्ड प्रतिवेदन। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्बर्सफोर्ड प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919 को। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की ब्रिटिश सरकार की घोषणा को कार्य रूप देने का कार्य सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में इनकी सिफारिश को एक विविध रूप प्रदान किया गया कि संविधान की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में परिलक्षित की। यानी जो स्वराज्य की बात करते हैं उसमें तिलक ने 1895 में इस हमारे संविधान में स्वराज्य की मांग रख दी गई थी और यहाँ उल्लेख 1835 अधिनियम में भी इस बात को वर्णन किया गया है। पहली बार भारत शासन अधिनियम 1919 लागू होने के बाद 1922 इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। जो हमारा जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही होगा। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और कब कहा? 1922 में। अप्रैल 1923 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप भी तैयार किया। ये सारी बातें 1935 के अधिनियम में ही हम रखी गई थी। तो अप्रैल 1923 को तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया गया था। और महत्वपूर्ण जो 1919 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि जो हमारी प्रांतीय सरकार थी, जो प्रांतों में देश शासन प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया। 1919 अधिनियम यहाँ पर बात करें कि प्रांतों से तो खत्म कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया। 1935 का जो संविधान है महत्वपूर्ण है 1919 का और 1935 की बात हम कंपैरिजन करें तो 1919 में तो प्रांतीय सरकार यानी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी और 1935 में प्रांतों में तो द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था को मॉन्टेग्यू चेम्बर्सफोर्ड ने अपनाकर प्रांतीय सरकारों को पूरा स्थान यानी पूरी तरह से पूर्ण स्थान दिया। जैसे हम बात करें 1919 के एक्ट में तो 1919 के एक्ट में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारतीयों को स्थान नहीं मिलने के बाद भी ये चर्चा हो गया यानी ये विवाद का विषय बन गया। और यहाँ देखें कि अब यहाँ भारतीयों को तवज्जो दी जाने लगी और महत्वपूर्ण यह है कि प्रांत में सरकार में है उसमें देश शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। और प्रांतीय जो कार्यकारिणी परिषद थी उनको दो भागों में व्यक्त किया गया, गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी के सदस्य और गवर्नर तथा मंत्रिमंडल। और इसमें जो आरक्षित विषय थे हस्तांतरित विषय प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर प्रांत को प्रशासन और स्थानांतरित विषयों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता था। ये उनके पास पावर था। प्लस में व्यवस्थापिका जो प्रांतीय व्यवस्थापिका की जो सदस्यों संख्या में जो वृद्धि की गई थी वो उसमें 70% सदस्य निर्वाचित होते थे, बाकी मनोनीत होते थे। केंद्रीय सरकार की जो कार्यपालिका है वहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी गवर्नर जनरल होता था। 1919 के अधिनियम में सभी विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय दो भागों में बांटा गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी के 8 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय नियुक्त किए गए। अब हम इसको कंपैरिजन करें कि 1909 में कोई भारतीय सदस्य नहीं शामिल किया गया और यहाँ 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। विधि, शिक्षा, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य जैसे विभाग भी इनको सौंपे गए। तो यहाँ इस तरह से अपन याद कर सकते हैं 1909 को कंपैरिजन करके और 1919। ध्यान रखना आरएस की परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आप यहाँ से आएगा संवैधानिक विकास से कि 1909 का एक्ट क्या है, 1919 का क्या है, 1935 का क्या है, 1861 का क्या है, पिट्स इंडिया 1784 क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है।
तो इसको आप मैच में या कथन में कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना। मेरा जो थोड़ा समरी बताने जा रही हूँ आपको संविधान के, इससे रिलेटेड आप एक बार कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना, ताकि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। नेहरू समिति की रिपोर्ट, अब डायरेक्ट मैच में पूछ लिया जाए कब प्रस्तुत की गई, तो 1928 में, यानी 10 अगस्त 1928 को नेहरू समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साइमन कमीशन के द्वारा भारतीय नेताओं को एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती पेश किए जाने के उपरांत मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम नेहरू समिति अथवा नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। और इस समिति के जो अन्य सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस तथा तेज बहादुर सप्रू। अब जैसे नेहरू कमेटी गठित की गई थी 10 अगस्त 1928 में, तो इसके सदस्य भी आपको याद रखना है। नेहरू के सदस्य में एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक तेज बहादुर सप्रू थे। नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है और ये भारतीय वासियों के द्वारा अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास था। भारत में व्याप्त परिस्थितियों को जांचने एवं उन पर अपना प्रतिवेदन देने हेतु सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, अब यहाँ बात आ जाती है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया। और इन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न नियुक्त करने पर भारतीयों ने स्वयं को अपमानित समझते हुए इस आयोग का जबरदस्त विरोध किया। किसका? नेहरू रिपोर्ट का। और ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अब देखिए, जब हम बात करें 10 अगस्त 1928 को जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारतीय सदस्यों को नियुक्त न करने के उद्देश्य में उन दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद में लाला लाजपत राय को भयंकर पुलिस का लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की सिफारिश की गई, लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि सरकार की स्थापना को स्थगित रखा गया। रिपोर्ट में 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू गए देश शासन, अब देखो 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू, वहां प्रांतों में, ये ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में देश शासन लागू प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की गई। नेहरू रिपोर्ट में ये रखा गया कि जो 1919 के एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई उसको समाप्त किया जाना चाहिए। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत में 1861 में आरंभ हुई संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण 1935 का भारत शासन अधिनियम था। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें 1935 में सुधार में ब्रिटिश द्वारा भारत में अपना शासन कायम रखने और संतुलन बनाए रखने के प्रयत्न में किया गया। सर्वाधिक धूर्तपूर्ण और आखिरी प्रयत्न था, यानी उनका बहुत अच्छा संघर्ष था। 1946 ईस्वी तक केंद्र सरकार और भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान पर चलती रही। केंद्र की समस्त संविधान का जो केंद्र बिंदु गवर्नर जनरल था, पुरुषों के समान महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। और जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी वो यहाँ 1935 के अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें स्वतंत्र और स्वशासन का अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ देखो 1919 के एक्ट में जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, अब 1935 के अधिनियम में उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासन का अधिकार दिया गया। किंतु गवर्नर के विशेषाधिकार अभी वही बने रहेंगे। जो गवर्नर को पावर्स मिले थे, अथॉरिटी मिली थी, उनको वो ऐसा का वैसा पावर बना रहेगा। बाकी जो राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली थी, दोहरा शासन था, वो समाप्त कर दिया गया। द्वैध का मतलब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की। अब प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब ये 1900 सीधा पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी कौन से एक्ट में? 1935 के अधिनियम। संघीय न्यायालय 1937 और संघीय बैठक आरबीआई, यानी जो 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, प्लस में आरबीआई यानी संघीय बैंक की भी, आरबीआई बैंक की भी स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बनी रही एवं भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया।
ब्रह्मा, बरार, ये अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। ये जो कंट्रीज थी ब्रह्मा वगैरह, इनको भारत से पृथक कर दिया गया। और अब हमारा संविधान की जो मेन फैक्टर था, 1935 के बाद हमारे संविधान की शुरुआत हो जाती है। तो हम अब संविधान सभा आ जाती है। तो भारत में जो संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा ही किया गया, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत की गई थी। सीधा पूछा गया संविधान सभा किस मिशन के योजना के तहत, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसकी शुरुआत की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, और जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि और 3 मुख्य आयुक्त प्रांतों में चीफ कमिश्नर प्रोविंस दिल्ली, अजमेर, मेरठ, कुर्ग के प्रतिनिधि थे, और 93 राज्यों के जो प्रतिनिधि थे तथा एक बलूचिस्तान का प्रतिनिधि था। अब आ जाता है संविधान सभा की बैठक। देखो सीधा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और यहाँ जो अस्थायी सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी सदस्य बने, और 9 दिसंबर 1946 को तो डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी सदस्य बने गए, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उप सभापति यानी एस.सी. मुखर्जी, जब हमारा जो संविधान में उप सभापति किसको बनाया गया था? एस.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। सीधा सीधा भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान के निर्माण हेतु संविधान में 22 समितियों का गठन किया गया। इनमें से 12 समितियां मूल मामलों से संबंधित थी, और 10 समितियां कार्यविधि संबंधित मामलों से संबंधित थी। अब देखिए, अब सीधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य प्रारूप समिति ने संविधान का एक प्रस्ताव तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का जो तैयार किया था, वो 7 सदस्यीय समितियों का एक पैनल तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया, एकीकृत कर लिया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा संविधान अंगीकृत कब कर लिया गया? अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 26 जनवरी 1950 नहीं, अंगीकृत की बात कर रहे हैं, अंगीकार की बात कर रहे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो सीधा संविधान से प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद, और 11 दिसंबर को 1946 को स्थायी समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो आपको नेहरू करना है। उद्देश्य प्रस्ताव है तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और 22 जनवरी 1947 को हमारे संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। तो 9, 11 और 13 ये डेट याद करनी है, क्योंकि आपसे यहाँ एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और सीधा पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 167 दिन तक चली थी। भारतीय की जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? ये भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई 1947, ये डेटास भी आपको याद रखने हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी। अब ये क्वेश्चन अभी प्रोफेसर असिस्टेंट में भी आया था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो हमारी संविधान सभा ने कहाँ से निर्वाचन किया गया था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा में जन गण मन
भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। कितने सत्र? 11 सत्र आयोजित हुए थे। और विंस्टन चर्चिल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की वैधता को ही चुनौती दे डाली। यानी किसने संविधान सभा की वैधता को चुनौती दे डाली? विंस्टन चर्चिल ने। कांग्रेस के प्रयासों से वैधानिक और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त अनेक ऐसे व्यक्तियों का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ जो कांग्रेस से संबंध नहीं थे। अब देखिए क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि कांग्रेस निर्वाचन, जो हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी उसमें कांग्रेस से संबंधित नेता नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, A.K. अय्यर और डॉक्टर सच्चिदानंद 4 मेंबर थे। अंबेडकर, अयंगार, सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये चारों कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। संविधान सभा में कानून के बहुत बड़े विद्वान कौन थे? हमारी जो संविधान सभा थी उसमें कानून के बहुत बड़े विद्वान व्याख्यान थे। उसमें से K.M. मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर और ठाकुर दास भार्गव, ये भी सदस्य 3 मेंबर ऐसे थे जो कानून के ज्ञाता थे। आदि भी शामिल थे। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, इनको नॉलेज था पूरी तरह से। फिर पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का 15 वर्ष के लिए स्थगन करने की बात किसने की थी? संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का 15 वर्ष के लिए स्थगन करने की बात मौलाना आजाद ने की थी। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अब आता है कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष थे। जो 7 प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो कौन कौन से थे? जैसे प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष K.M. मुंशी थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य, सदस्यों की संख्या भी पूछी जा सकती है। कार्य संचालन में सदस्यों की संख्या 3 थी और इनके अध्यक्ष थे K.M. मुंशी। यदि संघ शक्ति, इसमें 9 मेंबर थे और इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, कार्य का संचालन किया K.M. मुंशी ने। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7। कार्य संचालन में 3, संघ शक्ति में 9, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक की बात आ जाए, वहां सरदार पटेल 54 सदस्य थे। संघ संविधान समिति, इसमें 15 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। वार्ता समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ झंडा समिति, देखो तदर्थ झंडा, यहाँ बच्चे उलझते हैं, कपलानी कर जाते हैं। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में बता रही हूँ। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। सदन समिति के पट्टाभी सीताराम मैया और वित्त एवं स्टाफ समिति N.N. सिन्हा। तो देखिए यहाँ से हमारी जो संविधान सभा के समितियां थी और उनके अध्यक्ष थे, उनसे रिलेटेड आपके सीधा क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। तो ये आप समिति को अच्छी तरह से रट के जाना और उनके अध्यक्ष को भी। अब आती है संविधान सभा में कमियां। सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, अतः यह सही अर्थों में प्रतिनिधित्व संस्था नहीं है। कई जगह इनकी आलोचना भी की गई है। गठन में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम से अंतः प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं थी। संविधान निर्माण में अधिक समय लगा, ये संविधान की कमी बताई गई है। संविधान में वकीलों की संख्या अधिक तथा उनके द्वारा निर्मित संविधान में कानूनी भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया जाना, ये छोटी छोटी 4-5 कमियां हैं, लेकिन ये आपके मेंस में काम है। ये आपका जो पीटी का फैक्ट है वो मैंने ये संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष हैं उनको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। फिर बात आ जाती है संविधान सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। इसमें 11 सत्र हुए थे। पहली बैठक 9 से, फिर 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चली। 11वां जो सत्र था 11 से 26 नवंबर 1949 तक चला। हस्ताक्षर हेतु बैठक बुलाई गई थी, विशेष बैठक बुलाई गई थी 24 जनवरी 1950
50 को। और हमारी संविधान सभा के 3 मुख्य चरण थे। पहला चरण था 6 दिसंबर 1946 जो 14 अगस्त 1947 तक चला। द्वितीय चरण था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक। और जो हमारा तृतीय चरण था वो 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक, जब तक कि यह एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। ये 3 वाचन चरणों में चला। और अब फिर बात आ जाती है हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है, बहुत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। तो वहाँ कहीं पूरे मतलब देशों से कहीं कहीं यहाँ से इनका बना के एक बहुत बड़ा निचोड़ बनाया है। तो हम बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935, जहाँ संघीय तंत्र, राज्यपाल का और न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, ये सब 19 कहाँ से लिए गए हैं। तो हम बात करें ये अमेरिका के संविधान। आपातकालीन की बात आ जाए तो आप जर्मनी करना, जो आपात की बात करें तो ये। और ये 1935 में संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्य, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये सारे 1935 अधिनियम। जब तो कहा गया कि हमारे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और आरबीआई की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। अब बात आती है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन की। एकल नागरिकता, एकल हमारे इंडिया में एकल नागरिकता है, यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं, एकल नागरिकता है। तभी हमारा जो केंद्र का या जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इनका सर्वसेवा कमांडर, केंद्र का जो कमांड है वो राष्ट्रपति होता है। इसलिए एकल नागरिकता। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, है ना। और मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। तो आपको ये अच्छी तरह से कि ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई है, मैच में आपसे पूछ ली जाती है। अमेरिका में हम के बात करें तो देखो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पुनरावलोकन, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें, उच्चतम न्यायालय की बात करें, है ना, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के बारे में करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम एक दूसरे को कॉपी कह सकते हैं कि हम उसको अनुकरण करते हैं, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब बात कर रहे हैं डायरेक्टर प्रिंसिपल की, तो ये आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत। हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड के संविधान से है। और यदि हम बात करें संघीय व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, ये कनाडा के संविधान से ली गई। समर्थ सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। और जो आपातकाल है ना, आपातकाल में। और दूसरा मूल अधिकार जो 20 और 21, तो हम कितनी भी इमरजेंसी लग जाए तो 20 और 21 आपातकाल के समय भी स्थित नहीं किए जा सकते। ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं आपातकालीन। हम फंडामेंटल ड्यूटीज, संयुक्त राज्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हम ये मूल कर्तव्य की बात करते हैं, वो रूस से लिए गए हैं। और 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान 1976 में हमारे जो प्रस्तावना है उसमें जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, अखंडता है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद, ये नए 42वें संविधान में संशोधन जोड़े गए थे 1976 में। और हमारे जो संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार ही संशोधन हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ था, वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में के तहत हुआ था। और उसमें ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य बात, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में। फ्रांस से गणतंत्रात्मक, है ना, गणतंत्रात्मक, बंधुता, समता, ये 3 वर्ड, फ्रेटर्निटी, है ना, इक्वलिटी और लिबर्टी, ये अधिकतर पूछा जाता है कि गणतंत्रात्मक, समता और बंधुता किस संविधान की देन है। तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। ये अच्छी तरह से कई बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर दक्षिण अमेरिका से हमारे जो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, निर्वाचन,
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वो भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान को कॉपी करता है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। तो ये संविधान की बात आ जाती है। दूसरा टॉपिक है कि संविधान के विभिन्न स्रोत, यानी अदर जो देश हैं उनके संविधान से भी हमारे संविधान में कुछ चीजें फॉलो की गई है और यहाँ से वो कॉन्सेप्ट कंटेप्ट लिए गए हैं। तो ये अपन को बेसिकली जो चीज़ है वो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। और उसके बाद में आ जाता है हमारे सीधा हमारे संविधान की देखो संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स, ये आपको अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने के जाना है। आप डीपली नहीं पढ़े लेकिन इनका डेटास पढ़े, क्योंकि आरएस में 100% मैच में किसी भी तरह से आपको से पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रही हूँ वो आप तैयार करें साथ के साथ, है ना। और शक्तियों का विभाजन की बात करें तो इसमें 3 तरह से विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। अगर सूचियों की बात करें तो हमारी जो 12 सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं, जो प्रथम बात करें तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरे में हमारे वेतन भत्ते की बात की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात की गई है। 5वें में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक के बारे में किया गया। छठी जो जनजातीय क्षेत्र है वो केवल जनजातीय क्षेत्र 4 राज्य हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, इनके जो जनजातीय क्षेत्र उनके बारे में उल्लेख है। 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख, जिसमें संघ सूची केंद्र सरकार बनाती है, पावर है। राज्य सूची पे राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है और संवर्त सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो ये सूचियां आपको अच्छी तरह से याद करनी है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात कही गई है, जिसमें पहले 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार प्लस पहला ही संविधान संशोधन 1951 को लागू हुआ था। फिर हम 10वीं सूची की बात करें तो दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये 10वीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 हाँ, तो जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में केंद्र में और 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो गया था 73, और 29 विषय इसमें रखे गए थे। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज की बात करें तो ये 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में हम नगर पालिका की बात करते हैं, 74वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें 18 विषय रखे गए। तो हम मतलब जो अभी 74वां संविधान संशोधन पंचायत राज और नगर पालिका को भी ढंग से पढ़ना है। आपको करंट में भी पूछा जा सकता है। इलेक्शन हुए हैं बीच में 19 कोविड की वजह से, ये कुछ लोग गए थे पंचायत राज के तो हुए ही हैं। तो आपके यहाँ 73वां 74वां अभी आर्टिकल से भी 243 में इनका उल्लेख किया गया। तो ये बेसिकली मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट में या सुमेलित में या असंगत और असंगत में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस टॉपिक को भी आपसे ढंग से तैयार करना है। उसके बाद में हमारे प्रस्तावना की बात करें, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और जो हम आर्टिकल 32 यानी हमारा जो संवैधानिक उपचार है उनको संविधान उसके लिए संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने माना है। यानी संविधान की आत्मा को संवैधानिक उपचार वाला जो मूल अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और हमारी जो प्रस्तावना है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा है ना। तो इसमें और संविधान के द्वारा जो नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था, है ना। तो एम के मुंशी प्रस्ताव को राजनीतिक कुंडली कहा है। एम के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कह डाला, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को क्या कह डाला, संविधान की आत्मा कह डाला, है ना। और ये एक सीधा सीधा पूछा जाता है, आपको सीक्वेंस में प्रस्तावना याद करनी कि हम भारत के लोग हैं, ठीक है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सैप यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और दूसरा सैप समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये सीक्वेंस में पूछी जा सकती है। ये कई बार आरएस में पूछ ली गई, यहाँ तक कि आईएएस में भी पूछ ली गई है। उसके बाद में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता बढ़ाने के लिए हम आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं। एक तो ये हम भारत के लोग, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सीक्वेंस में पूछी जाती है। और दूसरी ये पूछी जाती है कि न्याय, धर्म, स्वतंत्रता और समानता, इनको 20 सुमेलित में पूछा जा सकता है, क्रमबद्ध के रूप में पूछा जाता है, तो इनको उल्टे क्रम में दे दिया जाएगा और आपको सही क्रम में जमाना है। तो आप सबसे पहले न्याय की बात, सेकंड में धर्म और थर्ड पे स्वतंत्रता और फोर्थ पे समानता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आरएस में आ चुका है, तो आ सकता है। और मैंने 3 शब्द नए जोड़े थे, वो बताए दिए गए हैं आपको बाद में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, है ना। और ये एक ही बार संशोधन हुआ था, तो ये आप पंथ निरपेक्षता, बंधुता और समाजवाद, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अब हम बात करें कि इसको हम भारतीय संविधान के पहले भाग में भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ सीधा ही पूछा था 2003 में कि भारत राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो पहले भाग 1 और अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया कि भारत राज्यों का संघ है। भाग पहले इसको इस तरह से पढ़े कि भाग पहले में 1 से 4 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहले अनुच्छेद में क्या गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उनका उल्लेख 1 से 4 अनुच्छेद में किया गया। अब पूछे कि नए राज्यों की प्रवेश, स्थापना, यानी नए अनुच्छेद 2 में नए राज्य की संसद को पावर है कि वो नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं और उसका दायरा बढ़ा सकते हैं। अब बात अनुच्छेद 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान अब इसको 2 और 3 में कंफ्यूजन होने की बात जरूरत नहीं है। आप 2 को इस तरह से याद करेंगे, नए राज्यों की प्रवेश की स्थापना का पावर किसको है, संसद को। और अनुच्छेद 3 को हम ऐसे पढ़ेंगे कि नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्य के जो बने हुए हैं उनके क्षेत्र, यानी उनके क्षेत्र को संसद बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं को घटा सकती है, ये अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया। ये पावर ओनली फॉर संसद को है, ठीक है। और अनुच्छेद 4 में तो आप पहली अनुसूची में उल्लेखित है और चौथी अनुसूची में जिसका उल्लेख किया गया। तो पूछते हैं तो आर्टिकल या तो पहला पूछेगा कि भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 में, या पूछेगा किसको पावर है कि भारतीय नए राज्यों का निर्माण, सीमाएं, क्षेत्र बढ़ाने और घटाने, तो संसद को, या कौन से उल्लेख में, 3 में। अब भाग 2 को आप नागरिकता से समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया। पूछा जाता है कौन से भाग में, 2 भाग में। भाग 3 फंडामेंटल राइट, 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का प्रयोग किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। अब हम इनको जो 6 मूल अधिकार है उनको आप पढ़ेंगे कि जैसे एक ही क्वेश्चन पूछे 1215 यानी 1215 में इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा को कहा गया है, मतलब इंग्लैंड में के जो मैग्ना कार्टा में मौलिक अधिकारों का विचार का जो सूत्रपात किया था वो 1215 में किया था। ये कई बार पूछा गया है। 1200 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मौलिक अधिकारों का विचार का सूत्रपात कब हुआ, 1215 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल किया गया। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल किया गया था। और 1791 में अमेरिका के संविधान संशोधन के अधिकार पत्र को शामिल किया गया था। और इस तरह से आपको फंडामेंटल राइट, 6 मूल अधिकार है। 7वां जो मूल अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसको निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300 के तहत उसको जोड़ दिया गया, एक विधिक कानून का दर्जा दे दिया गया। अब समानता से हम पढ़े कि मूल अधिकार, तो 12 में तो मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत, ये वेरी मोस्ट है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 13 जो समानता का अधिकार है वो 13, 14, 15 को रट जाते हैं, जबकि कई बार ये पूछ लिया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां कौन से अनुच्छेद में की गई है। अल्पीकरण या असंगत आपको उठा के अनुच्छेद 13 करना है।
और ये साथियों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करें, बीच बीच में लाइक भी करें। और यदि आप फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 9828861404 पे आप बात कर सकते हैं। और संडे की जो फ्री ऑफ कार्यशाला होती है, आप एक संडे को आइए और आरएस के पूरे सब्जेक्ट, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे समझ के किस तरह से, और जो आपका स्मार्ट वर्क है, हमारा जो संकल्प का स्मार्ट वर्क है, उसको आप ले जाइए, ताकि आप 20-25 दिन की तैयारी जो आपने पढ़ा है और समझा है क्या अब, और संकल्प से क्या मिला नया, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप देखिए, आप बहुत कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बाहर बिल्कुल सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि आरएस बनना है तो बिल्कुल सिलेबस को ही फोकस रखना है, प्री और मेन। और अपने आप को तैयारी ऐसी नहीं है कि आप इंटरव्यू के बेस से तैयारी करें, क्योंकि ये सारी चीजें उठा के कोई कुछ भी पूछ सकता है। आपके इंटरव्यू का मतलब आपके व्यक्तित्व की पहचान की जा रही है, वहाँ आपने क्या लिखा है, नहीं आपने कितना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन के बाद में आप सेलेक्ट हुए हैं, तो वो आपको अपना एक सिंबल दिखाना है वहाँ जाके। तो ये चीज़ आप अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आप इस तरह से पढ़ें। फिर अब बात पहले ही फंडामेंटल राइट की बात करें, समानता का अधिकार, तो मैंने बता दिया 13 हम अधिकतर पूछा जाता है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के असंगत और अल्पीकरण, अल्पी 2 वर्ड याद कर लो, असंगत या उनका अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 13 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के असंगत और अल्पीकरण की बात की गई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण की बात की। अब 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नजर में सब इक्वल है। अनुच्छेद 14 में कानून की नजर में सब इक्वल है। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी धर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, भेदभाव करना प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन एक वर्ड रट लीजिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 अभी आया था रेट में, कितना इजी था, अनटचेबल अस्पृश्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया, कितना हमारे तो जो पढ़ाया था उसी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो अनुच्छेद 17 में। सिलेबस से आप बाहर, सिलेबस को फोड़ डालिए, एक एक टॉपिक पे काम करिए, और 50 टॉपिक होते हैं तो 50 दिन का काम हो जाता है, और उनका रिवीजन 5 बार रिवीजन कर लीजिए, आपका क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन एक चीज को आप एक बार पढ़ेंगे तो 50% ही याद रहेगा। यदि आप उसी चीज को 5 बार पढ़ेंगे तो आप एग्जाम हॉल पे डायरेक्ट टिक लगाओगे, आप ओमार सीट भरोगे, टिक लगाया ओमार सीट भरा दोगे। तो इसलिए आप मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि सिलेबस के अनुसार अपने टॉपिक पे काम करना है, उन्हीं टॉपिक पे काम करना है, और उन टॉपिक पे काम किया है तो एक बार नहीं, उस अपने टॉपिक पे काम किया है तो 5 बार उनको पढ़िए। 5 बार पढ़ने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं और आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम 18 उपाधियों का अंत, यानी हम भारत विद्या और सेना के अलावा और कोई उपाधि का बहिष्कार करेंगे, हम विद्या और सेना के अलावा और कोई उपाधि नहीं लेंगे। तो 18 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया। तो हमारा जो समानता का अधिकार था वो यहाँ तक खत्म होता है 18 तक। और यहाँ एक क्वेश्चन और बन रहा है कि 1977 में मोरारजी देसाई ने इन अलंकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया, और वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें पुनः शुरू किया। कौन से अलंकरण, कौन से जो ये उपाधियां ली गई थी उन पे तो इन्होंने 1977 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई ने, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई से भी हमें अलंकरण यानी जो क्या कहते हैं पुरस्कार, वो हम स्वीकार नहीं है। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में, उन्हें इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया गया, पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न, है ना। तो ये चीज भी जब 1954 में सर्वप्रथम 2 अधिसूचना के द्वारा भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री आदि उपाधियों की शुरुआत की थी। लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, 1970 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको
पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर पुनः 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इन्होंने पुनः इसको शुरू कर दिया, पद्म भूषण, पद्मश्री, और जब से कंटिन्यू चला आ रहा है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय हम कोई उपाधि प्रदान नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 19 में उनका उल्लेख किया गया। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट था, वो इक्वलिटी राइट था, तो समानता का अधिकार। अब हम लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 है, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख किया गया। अब यहाँ से मेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो हम ये इस तरह से भी भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में, और इसमें 19 में आर्टिकल में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता 19(2) में। 19(3) में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं। तो ये 19(3) में बात की गई है। 19(4) में सतही संचरण करने की स्वतंत्रता, यानी आप भ्रमण कर सकते हो। फिर 19(4) में कहीं पे भी आप भ्रमण कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है। 19(5) में आप कहीं पर भी जाकर अपना रेजिडेंस बना सकते हैं, और 19(6) में आप कहीं पर भी जाकर अपना व्यवसाय, कारोबार ये चला सकते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। देखो इस तरह से भी पूछा, कौन से संविधान संशोधन के तहत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जोड़ी गई थी। मैंने आपको बहुत सेलेक्ट क्वेश्चन लिए, तो 1951 पहला संविधान संशोधन के तहत। और ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि वो लोक कल्याण पर आधारित है, जनता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास से जुड़े हुए हैं। अब 20 और 21 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें हम किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो वो निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 19 आपका क्लियर, ठीक है ना। और अब बात करें 20 कि अपराधों के संबंध में उल्लेख किया गया, और 21 में शिक्षा के अधिकार की बात की गई। अब हम बात करें शिक्षा 20 से शिक्षा 20 से अपराध 20, अपन कहते हैं 20 है, 20 यानी अपराध शब्द से आप समझ सकते हैं। 21 में शिक्षा का अधिकार। अब देखो शिक्षा का 21 में शिक्षा का अधिकार, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। अनुच्छेद 22 में कुछ दशा में गिरफ्तारी और निवारक निरोध शब्द से अपन इसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल 22 को कुछ दशा में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण, है ना। बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसके द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण को जानना होगा, और उस कारण को जानने के बंदी व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर उस मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से निवारक, और यदि वो अपराधी है तो उसको जेल में डाला जाएगा, अन्यथा उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण ये अनुच्छेद 22 में उल्लेख किया गया है। और हम बात करें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। और उसके साथ ही ये जो मेन फैक्ट है, यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2012 से ये लागू हो गया था, और इसमें 7 अध्याय थे भाग में, और केंद्र और राज्य का जो खर्चा का हिस्सा था ये भी पूछा जा सकता है। 65:35 में रखा गया। केंद्र सरकार को इसका 65% शिक्षा पर खर्च करना था, और राज्य सरकार को 35 पर रखा गया। कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु 25% आरक्षण की व्यवस्था, यानी प्रत्येक स्कूल में 25 सीटें रिजर्व कर दी जाती थी आरटी के तहत, उनको निःशुल्क एडमिशन दिया गया था। ये भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23-24 का उल्लेख किया गया है। अब अपना ऐसे सीधे सीधे कि 23 के अंतर्गत तो हमारा यानी बढ़ोगा मानव के ध्रुव व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, और 24 में कारखानों जो जोखिम भरे कारखाने हैं उनको 6 से 14 वर्ष के बालकों को किसी भी खनन काम में नहीं लगाया जा सकता। अब जीविकोपार्जन का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने पटवारी जो पटवारी वासियों हैं, जो पट्टाधारी हैं,
उनके मामले में जीविका के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया। जो जीविका का अधिकार पूछ ले, अब बच्चे गलत कर जाते हैं कि भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये भी जीविका का अधिकार भी फंडामेंटल राइट 21 में रखा गया है। तो आप जीविका का अधिकार को भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और संपत्ति का अधिकार मैंने बता ही दिया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के निरस्त करके 300 के में रखा गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। अब आता है 4 फंडामेंटल राइट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 उल्लेख किया गया है। तो आप 25 में बात करते हैं, बिल्कुल एक शब्द निकालिए ताकि आप वहाँ पे आपके ऑप्शन दिए होंगे, आप बहुत ज्यादा याद नहीं कर सकते हैं, तो एक एक शब्द वहां से निकाल के आप उससे मैच करके कर सकते हैं। जैसे 25 को हमने अंतःकरण शब्द जोड़ा कि अंतःकरण से याद कर लिया। 25 अंतःकरण की ओर और धर्म के अबाध उसे मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक जो कार्य होते हैं उनके प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 27 में किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए, कोई विशिष्ट धर्म है उसकी अभिवृद्धि ग्रोथ करने के लिए हमें करों का संदाय करना होगा। ये विशिष्ट धर्म की बात अनुच्छेद 27 में, जैसे कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया, विशिष्ट धर्म की बात, तो अनुच्छेद 27 को ऐसे अपन याद कर सकते हैं। और अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में जो धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता है, यानी हम कुछ शिक्षा संस्थानों में पर्टिकुलर हम धार्मिक शिक्षा या धार्मिक संस्थानों की उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। अब फंडामेंटल 5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। संस्कृति और शिक्षा धार्मिक 25 से 28 और संस्कृति 29 से 30। अब 29 को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण 29 में उल्लेख किया गया। 29 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के वर्गों का संरक्षण। और 30 में हम शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग चाहे तो वो शिक्षा संस्थाओं की नए कॉलेज खोल सकते हैं, संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनके प्रसार मैनेजमेंट की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। ये हमारा 5th फंडामेंटल है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और फिर लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जिससे हमारे संविधान की आत्मा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें याचिका थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा। ये रिटें हैं जिनसे व्यक्ति अपनी आज़ादी मांग सकता है, अपने पावर्स मांगता है, अधिकार ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो ये हाँ हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट से 6 मूल अधिकार थे वो हमारे संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन तो आपके पूछा जाता है, तो आप प्लीज प्रस्तावना को ढंग से पढ़ें, संविधान के जो फंडामेंटल राइट को ढंग से पढ़े, मूल जो प्रिंसिपल डायरेक्ट है यानी नीति निर्देशक तत्व उनको भी ढंग से पढ़े। और भाग, हम बात करें भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, पर हमें यह भी याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा उड़ जाएगा। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में 11 मूल कर्तव्य का, क्योंकि देखो भाग 4 में तो 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और भाग 4 के 51 के में जो रूस से लिए गए हैं वो 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो हम इसके बाद में आपको सारा अगली जो हमारी क्लास होगी, हमारा जो लेक्चर्स होगा, वो पूरा संविधान को आपको बहुत ही समरी में और बहुत ही अच्छा बताने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें कि आपको कितना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।